नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियल्स या आइडियाज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर हम देखें किसी भी राज्य को चलाने के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये जो पॉइंट है ये आपके सिलेबस में दिया गया है। पॉलिटिकल आइडियल्स जिसे हम राजनीतिक आदर्श कह रहे हैं या राजनीतिक विचार जिनके माध्यम से या जिनके आधार पर एंशियंट इंडिया में किसी भी स्टेट को गवर्न किया जाता था या लोगों को ये आइडियाज बहुत इम्पोर्टेंटली अपने जीवन में फॉलो करने होते थे। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉलिटिकल आइडियल्स या आइडियाज एंशियंट पीरियड में क्या रहे। अगर हम लोग बात करें कि एंशियंट पीरियड में पॉलिटिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे विद्वान रहे या बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित रहे, जिन सिद्धांतों को हम एंशियंट पीरियड में देखते हैं। लेकिन अगर हम उनमें से कुछ को उठाना शुरू करें तो हम लोग ज़्यादातर प्रिंसिपल्स या ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को उठाते हैं। तो आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ ओबीडियंस। अगर हम बात करें किसी भी राज्य में क्या आइडिया से राज्य चलाया जाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राज्य इस आधार पर चलेगा कि राज्य में सभी का विश्वास बना हो, राजा में सभी का विश्वास बना हो, उसकी सत्ता और उसके शासन में विश्वास बना हो और सभी लोग राजा के आदेश को मान करके अपने जीवन को चला रहे हों, अपनी व्यवस्था को बना रहे हों और कार्य कर रहे हों। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ओबीडियंस है ये स्पष्ट रूप से बताता है कि एंशियंट पीरियड में कैसे लोग राजा की आज्ञा को या स्टेट की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। दूसरा जो पॉइंट हम देख रहे हैं, नेचर ऑफ सॉवरेनिटी। अगर हम बात करें किसी भी राज्य के स्वतंत्र या स्वायत्त होने की, तो कोई भी राज्य एंशियंट पीरियड में जितना ज्यादा स्वतंत्र रहा है, उस राज्य में जितने भी लोग रहे हैं उन लोगों के द्वारा अनेक विकास के कार्य भी किए गए। उदाहरण के तौर पर हम मगध, कौशल जैसे राज्यों को देख लें। वहाँ हम देखें तो वहाँ हमें जो सॉवरेनिटी है यानी जो स्वायत्तता की प्रकृति है वो अपने आप में बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अगर हम बात करें तो वहाँ के नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त थे, वहाँ के लोगों को क्या अधिकार प्राप्त थे, वहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार से बीत रहा था, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इस विचार पर कि लोगों को स्वतंत्रता कितनी थी अपने तरीके से जीवन को जीने की। वर्ण व्यवस्था अपने आप में रही है, जिसे जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। धर्म का पालन करना, वैदिक परंपराओं का पालन करना, विभिन्न प्रकार के दर्शनों और सिद्धांतों को लेकर के चलना, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कला, संस्कृति, इन सारी चीज़ों को लेकर चलना, तो कहीं ना कहीं ये नेचर ऑफ सॉवरेनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो राज्य जितना ज़्यादा सॉवरेन अपने आप को बनाता है, वहाँ राज्य के स्वरूप में जो स्थितियां बनती हैं फलने फूलने वाली वो भी दिखती हैं। ह्यूमनिस्टिक पॉलिटिक्स की अगर बात करें कि कोई भी राज्य एंशियंट पीरियड में यदि इस विचार के साथ चला कि उसे अपने लोगों के विषय में सोचना है, उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, अपनी प्रजा की प्रसन्नता का ध्यान रखना है, प्रजा के लोगों के लिए काम करना है, उनकी समृद्धि, उनके सुख, उनकी कृषि, उनके वस्तु, उनके संसाधन, उनके सुविधाओं का ध्यान रखना है, तो ऐसे विचार ही एंशियंट पीरियड में हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में देखने को मिलते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और अगर हम बात करें ऐसे सिद्धांतों को हम कहाँ कहाँ किन किन सोर्सेस के रूप में देखते हैं, तो आप देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये एक आदर्श पुस्तक के रूप में हम देखते हैं एंशियंट पीरियड में गवर्नेंस को लेकर के। तो एंशियंट पीरियड में गवर्नेंस कैसे चला, इसको अगर हमें देखना है तो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखना चाहिए। ये एक आदर्श पुस्तक के रूप में हमें देखने को मिलती है। वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना की, तो महाभारत भी अपने आप में इतना बड़ा महाकाव्य है कि जिसमें न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राज्य कैसे चलना चाहिए,
राज्य में मंत्री, राजा, सभी की स्थिति, ये महाभारत के अंदर बहुत विस्तृत रूप में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम ये सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज को वन बाय वन पकड़ रहे हैं और देखने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म सूत्र जो है वो महर्षि गौतम द्वारा दिया गया। तो उस पीरियड में धर्म सूत्र जब महर्षि गौतम द्वारा दिया गया तो वहां पर भी हम देखें तो ये धर्म सूत्र भी एक प्रकार का आइडियल रहा, एक प्रकार का आदर्श रहा, जिसके कॉन्सेप्ट को लोगों ने उस पीरियड में अपनाया और प्रयोग किया। चाणक्य नीति, चाणक्य ने चीज़ों को लिखा। मत्स्य पुराण भी हमें बहुत सारे कंटेंट और एग्जाम्पल देता है कि मत्स्य पुराण में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर राजा कैसा होना चाहिए और पृथ्वी को कैसे हमें सुरक्षित रखना है, उसके बारे में भी बात होती है। राजा बलि का भी एग्जाम्पल हमें वहाँ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें शुक्र नीति की, शुक्राचार्य ने लिखी है शुक्र नीति, जो कि एक ऐसी नीति है जिसमें राजनीति जो है व्यवस्था को कैसे चलाएं और राजनीतिक व्यवस्था को चलाते हुए हम कैसे मॉरल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के चलें। तो शुक्राचार्य द्वारा शुक्र नीति बताई गई है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हम बात करें, चाणक्य के एक शिष्य थे जिनका नाम कमंदकी था। तो चाणक्य के एक शिष्य जो कमंदकी थे, उन्होंने नीतिसार नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे नागरिक के रूप में हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे राज्य को चलाना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें थी कहीं ना कहीं उस टाइम के स्टेट, उस एंशियंट पीरियड के स्टेट में हमें देखने को मिलती थी। और आप भी जानते हैं, सबसे अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर हम मनुस्मृति को देख सकते हैं। मनुस्मृति इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक विच कैन बी कोटेड एज द बुक ऑफ लॉ। और जितने भी धर्म, जितने भी कानून, जितनी भी विधियां बताई गई हैं एंशियंट पीरियड में, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये जितना भी पॉलिटिकल लेवल पे, राजनीतिक स्तर पर जितने भी हमें विचार दिखते हैं, वो सारे विचार हमें इन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। लेकिन वो कौन से विचार थे जिनको इन सभी के द्वारा प्रमोट किया गया? तो अगर हम देखें कि पॉलिटिकल आइडियल्स या पॉलिटिकल आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सीधे सीधे हम लोग 2-3 पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं। और ये 2-3 पॉइंट्स अपने आप में आज के लिए भी रेफरेंस में, आज के रेफरेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम देखें, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहा है। तो अगर हम बात करें सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस को हम धर्मास्थिवा इस नाम से हम जानते हैं। और कंटकाशोधना जो है, इस शब्द को भी अगर हम देखें, कंटकाशोधन, कंटकाशोधन का मतलब ये है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हम सभी के लिए समाज में एक न्याय को सुनिश्चित कर पाएं। दूसरा जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंशिएंट पीरियड में भी रही है और आज के टाइम में भी हम उसे इंश्योर करने का काम करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो इंडिविजुअल फ्रीडम है। इंडिविजुअल फ्रीडम को हम लोग एंशिएंट पीरियड में पुरुषार्थों से जुड़ करके जीने की बात देखते हैं। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से जीने, अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने, व्यवसाय को चुनने, धर्म के अनुरूप कार्य करने और अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के चलना है, उसके लिए स्वतंत्र रहा। और इसी स्वतंत्रता को हम लोग एंशिएंट पीरियड में पुरुषार्थों के रूप में देखते हैं। तो हमें ये दिखता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी एंशिएंट पीरियड में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे हमने पुरुषार्थों को लेकर के चलना शुरू किया और उसे ही अपने जीवन का आधार बनाया। तो हर किसी को ये स्वतंत्रता थी कि वो अपने जीवन को स्वयं मार्गदर्शित करे और पुरुषार्थों पर चले। अगला जो पॉइंट है जिसे हम लोग नेशनैलिटी और फ्रेटर्निटी कह रहे हैं, अगर हम नेशनैलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करें, राष्ट्रीयता और अखंडता, राष्ट्रीयता और एकता, यूनिटी जो है, अगर उसको हम लोग देखें तो प्राचीन समय में ये चीज़ भी हमें दिखी
जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में ही ये कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल आइडिया भी रहा है और अपने आप में एक आदर्श भी है, जिस आदर्श को बहुत सारे राजाओं ने लिया और उसी आदर्श पर अपने राज्य को चलाया। भारत में बहुत सारे राजाओं का नाम हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो नेशनैलिटी को ऊपर रखना था और फ्रेटर्निटी को लेकर के चलना था। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत द्वारा ही दिया गया। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा आदर्श है जिसे हमने पूरे विश्व को दिया, वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम तो ये कहता है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, लेकिन हम अगर देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ये नेशनैलिटी और फ्रेटर्निटी से ही आया। हम यूनियन को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हम एकता को महत्व दे रहे हैं, हम लोगों से जुड़ने को महत्व दे रहे हैं, और जिसमें हम अपने राष्ट्र को, जहां हम रह रहे हैं, जो हमारी मातृभूमि है, उसको हम सब सर्वोपरि मान रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, यूनिवर्सल अप्रोच के साथ जीना। तो यूनिवर्सल अप्रोच के साथ जीने के लिए हमारे को क्या मिला? तो ये जो आदर्श पॉइंट है या ये जो विचार है, इस विचार को अगर हम देखें तो सबके मूल में यही विचार है। ठीक है, तो धर्म ही इसका सेंटर है। यानी प्राचीन समय में अगर हम देखें, एंशिएंट पीरियड में देखें, तो जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की स्थापना से लेकर के उनका संचालन, अगर वो राज्य आदर्श माने जा रहे हैं या स्थितियां आदर्श बनाई जा रही हैं, तो उसके पीछे कारण है कि वो धर्म के आधार पर चले। तो धर्म के आधार पर चलने का मतलब यूनिवर्सल अप्रोच के बेसिस पे चलना। तो ये चार चीजें हम पॉलिटिकल आइडियल्स के रूप में देखते हैं। एक तो सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी समाज के हर व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित हो। यहाँ पर न्याय किसी कोर्ट में या किसी दरबार में उपलब्ध कराए जाने से नहीं है, बल्कि यहाँ पर न्याय से जो तात्पर्य है वो है सभी लोगों के लिए समान अवसर और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना। तो इस प्रकार की चीज हमारे एंशिएंट पीरियड में रही। तो सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के बाद इंडिविजुअल फ्रीडम यानी लिविंग विथ पुरुषार्था, नेशनैलिटी एंड फ्रेटर्निटी, behind this the concept of vasudhaiva kutumbakam works, and ultimately universal approach that is led with the concept of dharma in center. तो ये कुछ चीज़ें रहीं। पॉलिटिकल आइडियल्स को और आइडियाज़ को बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ रहे हैं जिसके बेसिस पे एंशिएंट टाइम में कैसे लोगों ने व्यवस्था बनाई, कैसे राज्यों का संचालन किया और कैसे बड़े बड़े जो छोटे छोटे गांव बड़े बड़े राज्यों में परिवर्तित हुए। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे की और क्लासेस की वीडियो और लेक्चर्स के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको वैल्यूएबल कंटेंट या फिर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम तक पहुंचाएं। थैंक यू।